डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर आप व्यू पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो हम लोग जो है कि कह सकते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स जो है कुछ नहीं, बस यह एक संख्याओं को, या पिछले साल हम लोग पढ़े हैं फलनों को दर्शाने का एक तरीका होता है। अर्थात फलनों और संख्याओं को दर्शाने का एक तरीका होता है। जैसे हमको एक सूचना मिलती है। एक सूचना कैसी मिलती है? सूचना सूचना मिलती है यह कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं हैं। राधा के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं? 15 पुस्तिकाएं हैं। ठीक है, ये हमें सूचना मिली। ठीक, तो 15 पुस्तिकाएं जब राधा के पास हैं तो इनको हम लोग नॉर्मल रूप से लिख सकते हैं 15 पुस्तिकाएं राधा के पास। ठीक है, लेकिन हम इस सूचना को कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं हैं, इसे हम एक ढंग से लिखना चाह रहे हैं। ढंग का मतलब है कि एक हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट टाइप की तरह बनेगा, जिसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके अंदर लिख देते हैं कि राधा के पास जो है कितनी पुस्तिकाएं हैं? 15। ठीक है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। फिर सूचना दूसरी आती है कि राधा के पास 15 पुस्तिकाएं तथा 6 कलमें हैं। क्या है? राधा के पास 15 पुस्तिकाएं एवं 6 कलमें हैं। अब इनको भी हम लोग दर्शाना चाहते हैं। ये जो दोनों संख्याएं हैं 15 और 6, इनको हम लोग दर्शाना चाहते हैं। तो इसको भी हम लोग एक रेक्टेंगुलर आयताकार ब्रैकेट, या जिसे हिंदी में कहते हैं आयताकार कोष्ठक, उसमें दर्शाते हैं। ठीक है, उसमें दर्शाए हम लोग लिखे 15 6। ठीक, इसमें 15 जो है पहला प्रविष्टि है। पहला प्रविष्टि, प्रविष्टि मतलब अवयव। इस आयताकार जो कोष्ठक है इसमें पहला अवयव क्या है? 15। पुस्तिकाओं की संख्या कितनी है? 15 पहला अवयव, और कलमों की संख्या कितनी है? 6। ये द्वितीय प्रविष्टि हो गई, या इसे कह सकते हैं हम लोग द्वितीय अवयव। ठीक है, ये क्या हो गया? द्वितीय अवयव। ठीक, इसी तरह हमारे पास सूचना तीसरी आती है। तीसरी सूचना क्या है कि राधा के पास उसके दो मित्र भी हैं। इसका नाम है फौजिया तथा दूसरे का नाम क्या है? सिमरन। ठीक है, तो फौजिया के पास भी कुछ पुस्तिकाएं हैं और सिमरन के पास भी कुछ पुस्तिकाएं हैं। ठीक है, फौजिया के पास भी कुछ पुस्तिकाएं हैं और सिमरन के पास भी कुछ पुस्तिकाएं हैं। फौजिया के पास भी कलम है और सिमरन के पास भी क्या है? कलम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग को राधा का, सिमरन का, फौजिया का, इन तीनों के पास जो पुस्तिकाएं एवं कलम है, उन सभी पुस्तिकाओं और कलमों को हम लोग जो है इस सूचना को क्या करना चाहते हैं? दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, उसी जो आयताकार कोष्ठक है उसी के अंदर। ठीक है, तो आइए देखा जाए। तो आयताकार कोष्ठक के अंदर यह जो सूचना है उसको हम लोग दर्शाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राधा के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं? 15 पुस्तिकाएं हैं तथा 6 कलम है। फौजिया के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं? 10 पुस्तिकाएं एवं 2 कलम है। सिमरन के पास कितनी पुस्तिकाएं हैं? 13 पुस्तिकाएं तथा 5 कलम है। ये हमें सूचना मिली थी और मैंने इस सूचना को ऐसे लिख दिया। अब इस सूचना को हम लोग सारणिक रूप में लिखते हैं। सारणिक रूप का मतलब होता है एक तरह से आ, जैसे स्कूल में हम लोग बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर टीचर लोग क्या कहते हैं, इधर तारीख लिखा रहता है। ठीक है, ऊपर जो है आप लोग देखेंगे 31 या 30 या 28 का महीना रहता है, तो ऊपर एक तरह से तारीख लिखे रहते हैं, पहला तारीख, दूसरा। और इसके अगर हम लोग स्तंभ में आएंगे नीचे की तरफ, एक तो पंक्ति में तारीख रहता है और नीचे की तरफ आएंगे तो हमको मिलेगा सीरियल नंबर, कि पहले बच्चे का कितना रोल नंबर, दूसरे कितना है, तीसरे कितना है। ठीक है, फिर उसके सामने बच्चे का नाम हर एक रोल नंबर के सामने लिखा रहता है। तो उसी तरह यहाँ भी है, सारणिक रूप में हम लोग लिखते हैं। ऊपर पुस्तिका हो गया, ठीक है, उसके बाद कलम हो गया। इधर पुस्तिका देखते हैं कि पुस्तिका में राधा राधा के पास कितनी पुस्तिका है? 15।
और कलम कितना है 6। ठीक है, तो ये हमने जो पंक्ति में लिखा है पुस्तिका कलम और स्तंभ में लिखा है राधा। तो पुस्तिका के सामने हम लोग स्तंभ में क्या दिखाएं, पुस्तिकाओं की संख्या राधा, फौजिया था सिमरन के पास। और कलम में, कलम के स्तंभ वाले में लिखे हम लोग राधा, फौजिया और सिमरन के पास जो जो कलम है उनकी संख्याएं को हमने लिखा। तो ये जो तीसरी सूचना है, उस तीसरी सूचना को हम लोग इस तरह से सारणिक रूप में लिखे हैं। ठीक है, जैसे उसका टेबल बना दिए एक तरह से, सूची। अब इसके बाद, अब ये जो सूची है, इस सूची को हम लोग एक आयताकार कोष्टक में घेर कर लिख देते हैं। ठीक है, आयताकार कोष्टक में घेर कर लिख देते हैं। यह एक व्यवस्था हो गई। कैसी व्यवस्था हो गई, पुस्तिकाओं की संख्या की और जो है कलमों की संख्या की व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो पहले प्रकार की व्यवस्था में देखते हैं हम लोग कि पहले प्रकार की व्यवस्था में क्या है। पहले प्रकार की व्यवस्था में पुस्तिका जो कि पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ हो गया, क्योंकि स्तंभ हमेशा सीधा रहता है, ठीक, ऊर्ध्वाधर, और जो पंक्ति रहता है वो क्षैतिज रहता है। ठीक है, पहला स्तंभ किसको दर्शा रहा है, पुस्तिका को। दूसरा स्तंभ किसको दर्शा रहा है, कलम को। पहला पंक्ति ये हो गया, दूसरा पंक्ति हो गया, तीसरा। पहला पंक्ति क्या दर्शा रहा है कि राधा के पास पुस्तिका एवं कलम। दूसरा पंक्ति क्या दर्शा रहा है, फौजिया के पास पुस्तिका एवं कलम। तीसरा पंक्ति क्या दर्शा रहा है, सिमरन के पास पुस्तिका एवं कलम। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं, क्या देखते हैं, देखते हैं कि सारणिक रूप में, सारणिक रूप में हमने सारणिक रूप को इंग्लिश में कहते हैं टेबुलर। सारणिक रूप में देखा, सारणिक रूप में हमने एक तरफ तो लिख दिया। पहले हमने क्या किया कि सारणिक रूप में हमने लिखा था कि राधा, फौजिया, सिमरन, ये हमने स्तंभ में लिखा था। तो पुस्तिका कलम को पंक्ति में लिखा था। अब इसी तरह हम लोग इस व्यवस्था को एक दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, या सारणिक रूप में पहले ऐसे लिखा था। ठीक है, जो तीनों मित्र थे, जो तीनों मित्र थे, गर्ल्स मित्र, ये तीनों स्तंभ में लिखे गए हैं। अब हम लोग दूसरे तरह से सारणिक में कैसे लिखेंगे, ये जो तीनों क्या कहते हैं, गर्ल्स मित्र हैं, इनको जो है कि पंक्ति में लिख दिए, राधा, फौजिया, सिमरन, और जो है कि पुस्तिका और कलम को स्तंभ में लिख दिए। तो अब जस्ट उसी का उल्टा हो गया कि राधा, जो है कि राधा के पास कितने पुस्तिका और कलम, वो स्तंभ में आ गया। फौजिया के पास कितने पुस्तिका और कलम, वो भी स्तंभ में आ गया। सिमरन के पास जो है कि पुस्तिका और कलम क्या है, वो भी स्तंभ में आ गया। लेकिन पिछले वाले में क्या था, जो स्तंभ में थे वो पंक्ति में थे, है कि नहीं। जो स्तंभ में पुस्तिका और कलम थे, इस वाले में आप लोग देखिए कि इसमें क्या है, पंक्ति में है कि नहीं। पुस्तिका कलम, पुस्तिका कलम, पुस्तिका कलम, लेकिन इसमें क्या है, स्तंभ में है, पुस्तिका कलम, पुस्तिका कलम। ठीक है, अब इस तरह पहली प्रकार की व्यवस्था में ऐसे लिखे थे। अब उसी तरह फिर हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, जो है कि आयताकार कोष्टक। आयताकार कोष्टक इसमें भी लगा दिए, ये जो सारणिक रूप में लिखा है ऊपर, तो इसमें भी आ गया पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। पिछले वाले में आप लोग देखेंगे कि 2 स्तंभ थे, इस वाले में 3 स्तंभ है। इसमें 3 पंक्ति थे, पिछले वाले में इसमें कितने पंक्ति हैं, 2 पंक्ति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार पहली प्रकार की व्यवस्था में पहले स्तंभ की प्रविष्टियां अर्थात अवयव क्रमशः राधा, फौजिया, सिमरन के पास पुस्तिकाओं की संख्या को, पहले प्रकार की व्यवस्था में जो है कि पहले स्तंभ में प्रविष्टियां राधा, पहले स्तंभ की प्रविष्टियां में राधा, फौजिया और सिमरन, राधा, फौजिया और सिमरन के पास पुस्तिकाओं की संख्या को दर्शाता है पहला स्तंभ, और कलमों की संख्या को दर्शाता है दूसरा स्तंभ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टियां RFS को दर्शाता है। RFS का मतलब है कि राधा, फौजिया और सिमरन के पास कलमों की संख्या को प्रकट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अव्यू, अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। ये तो था कि कैसे हम लोग संख्याओं को जो है कि किसी व्यवस्था से उसको दर्शा सकते हैं किसी आयत के अंदर, आयताकार जो है कोष्टक के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद, अब हम लोग आयताकार कोष्टक के अंदर संख्याओं को तो दर्शा दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग अब देखेंगे कि आव्यू, आव्यू आखिर है क्या। तो आव्यू क्या है, सबसे पहले तो हम लोग
जो व्यवस्था किया गया था संख्याओं को दर्शाने का, वो समझ लिए। अब देखते हैं कि आव्यूह होता क्या है। हमने शुरू में ही बताया था कि आव्यूह एक तरह से जो है कि आयताकार कोष्ठक में फलनों और किसको लिखा जाता है, संख्याओं को। तो जो व्यवस्था बनती है वो आव्यूह कहलाती है। वो तो एक तरह से टेम्परेरी था नॉर्मल भाषा में, लेकिन एक्चुअल में जो है कि विज्ञान की भाषा में, ठीक है, विज्ञान की भाषा में, वैसे विज्ञान गणित दोनों एक ही चीज़ है, विज्ञान की भाषा में आव्यूह जो है वो क्या होता है, तो देखिए, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है? आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। जो संख्याएं होंगी या फलन होंगे उन पे आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। आव्यूह को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना। ठीक है, इस वाले में देखिए a इक्वल टू वाले में आयताकार कोष्ठक है, इसमें 2 स्तंभ है, 3 पंक्ति हैं। b वाले में देखिए, इसमें 3 स्तंभ हैं, 2 पंक्ति हैं। इसमें सभी फलन है, 1 + x फलन है, x³ फलन है, 3 क्या है, ये भी फलन ही मान सकते हैं। संख्या वैसे है, संख्या तो है, इसको हम लोग कौन सा फलन मान सकते हैं, अचर फलन। कक्षा 11 में आपने सब लोग ने पढ़ा होगा, ये है अचर फलन। यह है cos x cos फलन, sin x+2 sin फलन, tan x tan फलन। ठीक है, तो हमने परिभाषा में देखा कि आव्यूह संख्या में फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। आयताकार तो आयत के आकार का ये बना हुआ है, जो कोष्ठक है, इसलिए आयताकार क्रम विन्यास को कहा जा रहा है। इसमें क्रम विन्यास इसलिए कहा रहा है कि पहले हम लोग अगर कोई अवयव इसका है या कोई प्रविष्टि है तो उसके जो है कि एक अवयव की स्थिति अगर पता करनी हो तो हम लोग पहले उस अवयव का पंक्ति में देखेंगे कौन से पंक्ति में है, और फिर क्या देखेंगे, उस अवयव को स्तंभ। जैसे मान लीजिए -2 है, तो इसका देखा जाए कि किस स्थिति में है ये, तो पहले ये देखेंगे कि पहली पंक्ति में ये है और पहले स्तंभ में है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रम विन्यास। क्या नाम पड़ा है? क्रम विन्यास। ठीक है, तो क्योंकि पहले हम लोग क्रम को देखते हैं, क्षैतिज फिर ऊर्ध्वाधर मीन्स स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ, न कि पहले स्तंभ फिर पंक्ति। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्रम विन्यास। एक आयताकार क्रम विन्यास जो होता है वही आव्यूह कहलाता है। ठीक है, संख्याओं का या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास जो होता है वही आव्यूह कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षैतिज रेखाएं आव्यूह की पंक्ति कहलाते हैं तथा ऊर्ध्व रेखाएं आव्यूह के स्तंभ कहलाते हैं, जैसा कि ये पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। आव्यूह की कोटि। देखिए आव्यूह की कोटि क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग आव्यूह जान गए कि किसी आयताकार क्रम विन्यास में संख्याओं को दिखाना ही आव्यूह कहलाता है। ठीक है, आयताकार है कैसा? आयताकार एक तरह से कोष्ठक की तरह। आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि देखिए क्या होता है। यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां हो तथा n स्तंभ हो तो वह आव्यूह m गुणे n या m क्रॉस n कोटि का आव्यूह या केवल m क्रॉस n आव्यूह कहलाता है। ठीक है, यदि किसी आव्यूह में यम पंक्तियां तथा n स्तंभ हो तो वह आव्यूह m क्रॉस n कोटि का आव्यूह या केवल m क्रॉस n आव्यूह कहलाता है। सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि m क्रॉस n आव्यूह एक आयताकार क्रम विन्यास है। m क्रॉस n आव्यूह क्या होता है? एक आयताकार क्रम विन्यास है। जैसे देखते हैं, हम लोग एक आव्यूह लिखे a बराबर, इसमें लिखे पहला अवयव क्या है? a11, दूसरा a12, a13 डॉट 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 a1j डॉट डॉट a1n। a11 का मतलब क्या हुआ? a11 का मतलब हुआ कि ये पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है। a12 का मतलब क्या हुआ? ये पहली पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। तो ये ए की जो नीचे लिखा गया है 1 2, ये पहले 1 दर्शा रहा है पंक्ति को, मतलब पहला वाला जो गिनती लिखा हुआ है 1 1, वह पंक्ति को दर्शाएगा कि वह किस पंक्ति में अवयव है, और दूसरा क्या दर्शाएगा कि वह किस स्तंभ में है। इस तरह 1 a13 है तो ये देखेंगे पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। इस तरह और भी आएंगे, 4 भी आएगा, a14 a15, इस तरह रास्ते में और भी आएगा क्या? a1j दर्शा रहा है कि ये
पहली पंक्ति में और जेवे स्तंभ में है। डॉट डॉट डॉट। इसी तरह A1N दर्शा रहा है कि पहली पंक्ति में अवयव जो होगा और यनवें स्तंभ में होगा। ठीक है, दूसरे वाले में आए, दूसरे लाइन में, दूसरी पंक्ति में क्या है कि A21 दर्शा रहा है दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, A22 दर्शा रहा है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर A23 दर्शा रहा है क्या, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। डॉट डॉट डॉट। उसी तरह आगे बढ़ते हैं तो A2J क्या दर्शा रहा है, दूसरी पंक्ति जेवा स्तंभ और डॉट 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 ए दूसरी पंक्ति और यनवा स्तंभ। इसी तरह आगे और भी आए, बढ़ते गए तो पंक्ति आएगा, ये तो पहली पंक्ति था, ये दूसरी था और ये रास्ते में तीसरी चौथी भी आएगा। फिर आगे आ जाएगा आपका जो है कि AIV पंक्ति। आईवी पंक्ति में क्या पहला है, AI1, दूसरा AI2, तीसरा AI3 तीसरे स्तंभ में। उसी तरह रास्ते में आएगा AIJ, ठीक है, फिर AIN, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसी तरह आएगा आपका एनवा पंक्ति, एमवा पंक्ति में क्या आएगा, पहला AM1, फिर दूसरा AM2 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह आपका आ जाएगा AM3, ठीक है।